एग्जिट पोल के बाद आए आज चुनाव के एग्जैक्ट नतीजों ने बाजार को धराशायी कर दिया। तेज गिरावट हुई, कुछ रिकवरी के आसार भी दिखे, लेकिन फाइनली बाजार बंद होते होते काफी कमजोर रहे। कल मूड कुछ अलग था। एग्जिट पोल देखने के बाद बाजार भरपूर तेजी के मूड में थे और आज एक्चुअल नतीजों के संकेत आने पर बाजार बुरी तरह से गिर गए। बिल्कुल कल के विपरीत आज की तस्वीर। ऐसे में जब इस तरह का मूड माहौल हो तो आपको भरोसा करना चाहिए बाजार के उन दिग्गजों की आवाज़ पर जिन्होंने एक नहीं दो नहीं कई सारे ऐसे इलेक्शन, कई सारी ऐसी इवेंट्स देखी है जब बाजार इसी तरह से बड़े ऊपर नीचे या कमज़ोर होते हुए दिखे। और ऐसे में ये जानना और समझना जरूरी है कि यहाँ पर आगे चलते हुए बाजार में धोखे हैं या मौके हैं, पैसा लगाना है या दूर रहना है। ऐसे में आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं हिंदुस्तान में वेल्थ क्रिएशन के जनक मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब और एबेकस एसेट मैनेजर के को फाउंडर सुनील सिंघानिया साहब, दोनों ही हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रामदेव सर, शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूँ। बाजार की तो कहानी वही हो गई कि सोचा क्या था, हो क्या गया। हालांकि अगर एक्सपेक्टेशन हटा कर देखें तो शायद उतने खराब नतीजे नहीं दिख रहे, लेकिन शायद उम्मीदें बाजार ने ज़्यादा बना ली। हाँ, वही बात है कि पर्टिकुलरली ओपिनियन पोल ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें बना ली और कल तो मतलब थोड़ा अत्याचार टाइप का हो गया बाजार में। सो वो आज करेक्ट हो गया काफ़ी कुछ, लेकिन मैंडेट क्लियर है कि भाई 295, 297 एनडीए तो सरकार तो एनडीए की चाहिए, ऑन द होल एनडीए सरकार चाहिए, कंटिन्यूटी भी है। थोड़ा सा बीजेपी का मैंडेट जो है थोड़ा स्लो हो गया, मतलब 25, 30, 40 सीट, 50 सीट कम हो गया। तो वो शायद एनडीए को आप उनको साथ में चलाना पड़ेगा पूरा, थोड़ा सा मैनेजमेंट स्टाइल बदलेगा, बट ब्रॉडली मैंडेट इज सेम। तो मेरे ख्याल से इंडिया की जो इकोनॉमिक स्टोरी है वो डीरेल नहीं हुई है, मतलब काफ़ी मेरे हिसाब से इंटैक्ट है और बाजार को ज़्यादा इकोनॉमिक स्टोरी से मतलब है। पॉलिटिक्स में अंतर पड़ता है लेकिन इकोनॉमिक स्टोरी मेरे ख्याल से मोरलेस इंटैक्ट है अभी का मैंडेट देखते हुए। बात है, बिल्कुल आपने सही कहा कि एग्जिट पोल के रुझानों ने बाजार का मूड बहुत ही ज़्यादा तेज़ी का कर दिया था। मैं बताना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को, शनिवार को नहीं रविवार को जी मीडिया की तरफ से हमने जो एग्जिट पोल किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, एकमात्र एग्जिट पोल वो था जो सबसे नज़दीक पहुंचा, जहां हमने 305 से 315 सीटें दी थी एनडीए को। और सब लोग ये कह भी रहे थे अरे ये क्या एग्जिट पोल है, लेकिन सारे बड़े बड़े दिग्गज चैनल्स जो कई चुनावों से अपने एग्जिट पोल कर रहे हैं, लेकिन उनके नतीजों को गलत दरकिनार करके सबसे नज़दीक जी न्यूज़ का, जी मीडिया का एग्जिट पोल पहुंचा है। तो कम से कम हम वहां तक पहुंचे जरूर। लेकिन सुनील जी, रिएक्शन जो हुआ है बाजार का इन चुनाव के नतीजों पर, आपको क्या लगता है, जायज है, कम या ज़्यादा? नमस्कार। देखो, जैसे रामदेव भैया ने कहा ना, ये एक्सपेक्टेशंस थोड़े ज्यादा हो गए एग्जिट पोल के बाद। अगर आप अनिल जी लास्ट वीक देखो तो बाजार को ऐसे भी 300, सवा 300 बीजेपी / एनडीए की सीट सब बोल रहे थे अगर वो आ गई तो बहुत है। ये थोड़ा एग्जिट पोल के बाद लोगों को लगने लग गया कि 350, 70, 400 भी हो सकता है। तो आई थिंक आज जो आई है 295 या 297 या 300 जो भी हम बंद होंगे, आई थिंक 20-25 सीट या 10-15 सीट में भी थोड़ी सी कम रह गई है। और अगर आप बाजार भी देखोगे ना तो फ्राइडे के क्लोज से आज तो बाजार 2.5% ही नीचे है। कल के क्लोज से ठीक है वो 6% नीचे है, बट फ्राइडे के क्लोज से तो 2.5% ही डाउन है। तो आई थिंक फ्राइडे का माहौल देख के वी आर नॉट टू ऑफ, बट हाँ कल का माहौल देख के जहाँ पे सब कुछ 10% ऊपर हो गया था, आई थिंक थोड़ा सा एक आई वुड से मार्केट हैज टेकन एज अ शॉक। दूसरी जहां तक कोalition की बात आई है, बाजार ऑब्वियसली थोड़ा सा नर्वस है कि बीजेपी के अकेले 272 सीट नहीं हुई है, 245-50 के बीच में अटक गया है। बट अगर आप 99 में अगर आप देखोगे, 99 से 2004 विच वॉज अगेन वन ऑफ द वेरी वेरी गुड गवर्नमेंट्स रन बाय मिस्टर वाजपेयी, उसमें तो 15 कोalition पार्टनर थे और उसमें तो नंबर ऑफ सीट्स इससे भी बहुत कम थी। तो आई थिंक थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन ये कुछ ऐसा इम्पॉसिबल काम नहीं है। आई थिंक हो जाता है। ह्यूमन बीइंग्स एंड मैनकाइंड आर एडजस्टिंग एनिमल्स, हो जाएगा एडजस्टमेंट। बिल्कुल, हम तो लाइफ में एडजस्ट करने के लिए जाने माने जाते हैं। लेकिन रामदेव सर, मोदी जी कितना एडजस्ट कर पाएंगे? क्योंकि पहला इलेक्शन जब उन्होंने जीता 2014 में तो अकेले अपने दम पर 282 सीटें उन्होंने बीजेपी की जीती।
दूसरी बार लोगों को लग रहा था कि 282 तो बीजेपी की नहीं आएगी, 303 आ गई। इस बार अलग अंदाज से, इस बार पहली बार उन्हें वास्तविक कोalition गवर्नमेंट चलानी पड़ेगी, जो अब तक उन्होंने नहीं चलाई, क्योंकि इस बार पहली बार बीजेपी फुल मेजोरिटी में नहीं होगी। उसका असर क्या हो सकता है? वही सबसे बड़ी परीक्षा है, और वही उसमें ये देखना पड़ेगा कि पॉलिसी में कितना बदलाव होगा। जैसे टीडीपी जो है वो काफ़ी रीजनल पार्टी है, और आंध्र प्रदेश में अपने आप को कन्फाइन करेंगे वो, तो हो सकता है कि इनके रिलेशंस इतने अच्छे हों कि वो पूरा दिल्ली का काम जो है मोदी जी के ऊपर छोड़ दें पूरा। और अब जैसे ये नीतीश कुमार जी हैं, उनका क्या एम्बिशन है, उनका एम्बिशन बिहार तक है या दिल्ली में भी है, वो मेरे ख्याल से अभी 2-4-5 दिन में मालूम पड़ेगा। लेकिन ये सब रीजनल पार्टीज़ हैं, इनको स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में, पावर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और बीजेपी वुड हैव एटलीस्ट उतना सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। भाई जिस स्टेट से आप इनको लेके आ रहे हो, वो स्टेट में आपको डिस्प्रोपोर्शनेट पावर उनको देना पड़ेगा। सो वो एक बात है। दूसरा ये है कि एक जो विदाउट कंसल्टिंग एनीबडी आप कुछ भी एक्शंस यू कुड टेक और डिसीजंस यू कुड टेक, उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। तो जो अग्रेशन होता है पॉलिसी मेकिंग में, जहाँ पर आप यू हैव टेकन फॉर ग्रांटेड कि सब हमारे साथ हैं क्योंकि हमारी पार्टी वाले हैं, वो मेरे को लगता है कि बहुत अभी 10-15 साल से हम लोग भूल चुके हैं ये बात। 2014 के बाद जो है 10 साल हो गए, हम लोग भूल गए कि व्हाट कॉलिशन पॉलिटिक्स डज। मतलब लोग सब खराब नहीं थे, मतलब कांग्रेस से भी खराब नहीं थे, लेकिन जो कॉलिशन में जो लोग आते हैं वो इतनी गंदगी फैलाते हैं एंड वो इतना ज़्यादा बार्गेन करते हैं। वो इस बार कैसे चलेगा वो समय बताएगा। और अभी और भी बहुत सारे पैतरे करेंगे जो इंडिपेंडेंट्स हो रहे हैं, वो भी किस तरफ ज्वाइन करते हैं, क्योंकि खाली इंडिपेंडेंट रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। या तो आप कांग्रेस तरफ जाओगे या फिर आप बीजेपी में जुड़ोगे, तो उसको जोड़ने से यदि मान लो आपको 310, 315 जैसे आप यदि ले जा सकते हो अपना टैली, फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल कंपोनेंट्स ऑल्सो गो डाउन। तो ये सब अभी समझ में आएगा कि आगे बीजेपी वाले क्या क्या करते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सही मायनों में पहली बार गठबंधन सरकार कैसी चलाई जाए, ये मोदी सरकार का लिटमस टेस्ट होगा। देखते हैं कितना प्रेशर आता है, कितना वो हैंडल कर पाते हैं, कितने झुकते हैं, कितने झुक कर चलाते हैं, या पहले की तरह, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अगर सुनील जी, अगर मगर वाली सिचुएशन है, अगर समझे कि किसी भी वजह से कुछ कोalition गवर्नमेंट में एनडीए के दल इधर उधर सरक जाए, या फिर कोई और नया कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर के लिए निकल कर आए, अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो क्या फिर ऐसे में बाजार के लिए और गिरना बाकी है? नील जी, ये सब कंजक्चर है, ये सब ख्याली पुलाव है, पता नहीं कौन सी तरफ जाएगा। तो बीजेपी के तो कम 2-3 ही है कोलिशन पार्टनर्स, वहां तो 15-20 जनों का मिलके इंडिया अलायंस बनाए, तो वो भी तो हो सकता है कि वहां से भी 2-3 जन टूट के यहाँ आ जाए। तो आई थिंक ये सब कंजक्चर है, ये हमें इसमें ज्यादा अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता दिमाग लगाना चाहिए। 300 सीट जो प्री पोल अलायंस के हिसाब से ऑलमोस्ट 300 सीट पे है। जैसे भैया ने कहा 20 एक सीट दोनों अलायंस को छोड़ के लोगों को मिली है, वो 20 में से भी 10-15 इधर उधर तो होगी। तो आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई खतरा नहीं लग रहा है। आई थिंक देयर विल बी कंटिन्यूटी। हाँ, 10-20-15 सीट अगर ज्यादा होती तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और अलग लेवल पे होता। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस उससे थोड़ा कम है। लेकिन अनिल जी, क्या होता है ना, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन वाज द नीड ऑफ द आवर। हो सकता है कि इससे भी कुछ ना कुछ अच्छा ही निकले। और जो देश की जो ग्रोथ है और देश की जो यूथ और डेमोग्राफिक्स है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। आई थिंक वो बहुत क्लियर है। ये फोकस कोई भी आए उसको डेवलपमेंट पे ही करना पड़ेगा और ग्रोथ पे ही करना पड़ेगा। तो हमारा तो ये मानना है कि जो पहले इलेक्शन के पहले जो चीजें बोली गई थी ग्रोथ के लिए, वो वैसी की वैसी कंटिन्यू रहेगी। तो ठीक बात है। तो बिल्कुल कभी कभार एक मजबूत विपक्ष होना भी लोकतंत्र के लिए अच्छा है, क्योंकि वो मिसिंग भी था पिछले 2 इलेक्शन से। लोगों को लग भी रहा था कि कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत भी है। लेकिन अब मजबूत विपक्ष होने की सिचुएशन में रामदेव सर, क्या रिफॉर्म्स की और मजबूत फैसले लेने की रफ्तार में कमी आती हुई दिखेगी, ये मानना तो उचित होगा? ऐसा जरूरी नहीं है अनिल। आई मीन
जितना इनको करना था, मोदी जी मेरे ख्याल से कोई इनको रास्ता निकालेंगे। वो उनके लीडरशिप की क्वालिटी है कि जहाँ कोई क्या बोला मुझे कि जहाँ पूरी दुनिया की सोच खत्म होती है वहाँ से उसके आगे का वो सोचना चालू करते हैं। तो वो मतलब अब जो नया चैलेंज है उसके आगे क्या क्या आएगा, हम तो 4 चीज़ सोच सकते हैं, वो 50 चीज़ सोचेंगे कि वो सब सिचुएशन को कैसे आगे संभालने का वो सोच के चलेंगे। और उससे मुझे लगता है कि उनका देश प्रेम इतना बड़ा है, उनका कमिटमेंट इतना बड़ा है फॉर डेवलपमेंट, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ फेरबदलाव आएगा। और दूसरा ये है कि ये जो आपके नीतीश कुमार जी हैं या ये टीडीपी में हैं चंद्रबाबू नायडू, दे आर ऑल्सो वेरी रिफॉर्मिस्ट टाइप, दे आर ऑल्सो पॉजिटिव डेवलपमेंट ओरिएंटेड पीपल। सो मुझे लगता है कि विचारों का मेल जोल तो है ही। अब सवाल ये है कि इकोनॉमिक पॉलिसी में एक्चुअली जनरली उतना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी नहीं होता है। अच्छा, आपके पास पावर भी बहुत कम है, यदि आपके पास 300 सीट है तो उसमें आपको 15 ही सीट है ना सब मिला के, तो ऐसा इतना कोई ब्लॉकेट आपके पास में गोल्डन वीटो भी नहीं है। मतलब ठीक है, मतलब आपसे पूछना पड़ेगा, लेकिन आपके पास गोल्डन वीटो नहीं है, इतना भी आपका माइनॉरिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ब्रॉडली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शुरू में थोड़ा बहुत स्लो रहेगा, लेकिन आई थिंक एनडीए विल बी एबल टू बी as aggressive and as committed to the reforms agenda and development agenda as what we are thinking before election, or maybe the last 5 years it had been. वो पॉइंट तो आपका सही है कि बहुत ज़्यादा सीटों का फर्क नहीं, कि अगर 272 के सामने 240-45 पर बीजेपी आ भी जाती तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। गोल्डन वीटो नहीं है, दिक्कत कहीं बीजेपी के अंदर ना हो। वो बाजार को आज दिन में जो एक बड़ा डिप आया था जहां बाजार ने बॉटम बनाया, तो सुनील जी कहीं ऐसा लग रहा था, बाजार को डर ये था कि भाई कहीं कमज़ोर बीजेपी, कहीं अंदर ये समस्या ना हो कि भाई मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं, कोई और बनेगा क्या, किस तरह से फॉर्मेशन होगी, अलायंस वाले जो हैं कितनी आर्म ट्विस्टिंग करेंगे। क्या इस मैंडेट पे बाजार को वो डर रखने की जरूरत नहीं? बाजार में जो हाल का माहौल था ना, लोग टाइम पास बहुत कर रहे थे आज। तो आई थिंक ये सब बातें हैं ना, ये इसका कोई साइंटिफिक रीजनिंग नहीं है। ये तो हम आपस में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ भी बोल दिया, ये हो सकता है वो हो सकता है। आई थिंक मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कुछ होगा। आई वुड से दैट एनडीए को इतनी सीट भी आई है वो उनके लीडर के वजह से आई है, नहीं तो सिचुएशन और भी खराब हो सकता था। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक कंटिन्यूटी, सबको पता है कि कंटिन्यूटी चाहिए। देखो, हम हरदम पॉजिटिव रहे हैं और उसका सबको फायदा हुआ है, आपको, मुझे, भैया को तो हुआ ही 100%। और आई थिंक अगले 10, 12, 15 साल में जो इंडिया पे पॉजिटिव रहेगा उसका आगे भी फायदा होगा। एक हमें चीज देखना चाहिए कि इससे बहुत मानी क्लियर ये वर्डिक्ट आ रहा है कि ये इट इज नॉट अबाउट अर्बन और रूरल, कि भाई अर्बन वोटर ने एक पार्टी को दिया कि रूरल वोटर ने अलग पार्टी को दिया। ये रीजन वाइज है। आप देखिए तो महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी प्रीडोमिनेंटली और थोड़ा बंगाल, ये 4 स्टेट में ही थोड़ा सा एक शॉक लगा है। बाकी स्टेट में तो एनडीए को जम के आई वुड से वर्डिक्ट मिला है। तो इट इज नॉट अबाउट रूरल अर्बन के भाई थोड़ा सा सोशलिस्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं है। इट्स अ मिक्स्ड काइंड ऑफ अ वर्डिक्ट। तो ठीक है, एक बार जो बहुत ही जो स्ट्रांग था बाजार, एक बार वो कंसोलिडेट होगा, थोड़ा सा एक एंग्जाइटी रहेगी, थोड़ा सा अनिश्चितता भी रहेगी, बट कंसोलिडेट हो जाएगा हमारे हिसाब से। तो और धीरे धीरे आई थिंक इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे मार्केट्स विल टेक अ कंजक्शन। सो आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे नहीं लगता है कि हमें ये एकदम ही मानी जो बोलते हैं ना 12 सिग्मा इवेंट है कि लीडर बदल जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा दूर दूर तक की संभावना नहीं है। रामदेव सर, अब 2020 के बाद, कोविड के बाद से नए इन्वेस्टर्स काफ़ी बाजार में आए। उन्होंने पहली बार शार्प और फास्ट और थोड़ा साइजेबल करेक्शन अब जाकर देखा है कि हाँ ठीक ठाक सा एक दिन में ऐसा भी करेक्शन होता है जहाँ 8-10% इंडेक्स गिर सकता है, 20-25% स्टॉक गिर सकता है। ये पहली बार ही देखा है, और हिले हुए भी हैं, डरे हुए भी हैं, और ज़्यादातर जो शेयर घटे हैं वही उनके पास हैं भी। क्या कहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे एक्चुअल में देखा है तो
बिटवीन फ्राइडे एंड टुडे मतलब आपका गैप खाली 2-2.5% ही है, लेकिन बहुत कुछ हो गया 2 दिन के अंदर। कल भी बहुत बढ़ गया, तो बढ़ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज का गिरना सबको ख़राब लग रहा है। तो आप यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मतलब इन्वेस्टर हो, तो आपको ये तो साइड में रखना ही पड़ेगा। यदि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न है तो उसका करेक्शन, मतलब जैसे अनुलोम विलोम वाला जो बात बोलता हूँ मैं कि भाई आपका अनुलोम कर लिए, इतना बड़ा अनुलोम किया तो थोड़ा बहुत विलोम तो जरूरी है। तो ये जो अभी तक तो करेक्शन हेल्दी है, मैं बोलूँगा अभी तक करेक्शन जो पेनफुल नहीं हुआ है। आपका जैसे 22,000 का इंडेक्स था, अभी भी इंडेक्स 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। 200 मूविंग एवरेज मेरे ख्याल से 21,200 के आसपास है, तो अभी भी 1000 पॉइंट ऊपर है। तो ऐसा क्या हो गया है? तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स मस्ट अंडरस्टैंड दैट हर रोज़ दिवाली नहीं है, हर रोज़ दिवाली नहीं है, और कभी कभी करेक्शन देखना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है, एक्चुअली उनको नोटिस मिल रहा है कि भाई बाजार नीचे भी जा सकता है। इट्स अ रिस्क मार्केट, यहाँ रिस्क है, दिखता नहीं कहाँ से आएगा। अब जैसे ये वाली बात जो थी, कोई आदमी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा मैंडेट हो सकता है और उसके कारण से बाजार इतना बड़ा झटका लग सकता है। कल शाम तक किसी नहीं मालूम था, बट ये बाजार की रीत ऐसी है कि भाई आज सुबह देखो। तो ये जो रिस्क जो प्ले है, ये मैसेज पहली बार जितने नए इन्वेस्टर को मिलेगा। और यदि मान लो बाजार थोड़ा और 5-10% नीचे आता है, इट विल बी इवन बेटर फॉर देम टू नो दैट मार्केट्स कैन करेक्ट क्वाइट डीपली। ठीक बात है। सुनील जी, जो एफआईज की तरफ से इतने दिनों से भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, रोज बेच रहे हैं, रोज बेच रहे हैं, कल का छोड़ दें कि मजबूरी में आकर खरीद के गए, वो भी बेवकूफ़ बन गए एग्जिट पोल देखने के बाद। अब क्या करेंगे? क्या वापस से बेचना शुरू करेंगे और उन्हें वापस आकर खरीदने की जल्दबाजी नहीं है? हमारी तेजी होनी तो क्या हमारी सिर्फ हमारे अपने दम पर ही होनी है, हमारे पैसे के दम पर ही होनी है? अभी T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ है कल से, बट मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई T20 के हिसाब से खेलता है। आई थिंक समझदारी ये रहेगी कि 2-3-4 दिन मार्केट को अपने दिशा पे छोड़ दो। अगर आपको कोई शेयर अच्छे लगते हैं जो आप पहले ले नहीं पा रहे थे वैल्यूएशन की वजह से, हो सकता है आपको आपके वैल्यूएशन में शेयर मिल जाए, तो डेफिनेटली खरीदिए। आई थिंक एज फार एज फॉरेनर्स आर कंसर्न, मुझे लगता है कि दे वर वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग टू हैपन। तो हो सकता है अगर 2-5% और गिरे बाजार, तो उनको जो मौका चाहिए था वो मौका मिल जाए। तो एटलीस्ट मेरा तो बहुत स्ट्रांग मानना है कि यहाँ से कोई जाने वाला नहीं है। एट द मार्जिन जो साइडलाइन पे बैठे थे, दे माइट टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी और वो निवेश करेंगे। मैंने जैसे कहा, स्टॉक्स जो गिरे हैं वो बहुत ओवर वैल्यूड थे, इसके लिए ज्यादा गिरे हैं। गिरने के बाद में भी उसमें वैल्यूएशन है कि नहीं, मुझे डाउट है। तो हो सकता है कि स्टॉक स्पेसिफिक पेन अभी भी बाकी है, बट स्टॉक स्पेसिफिक इंटरेस्ट भी शुरू हो जाएगा आना। रामदेव सर, क्या कुछ बदलेगा क्या? एक क्लियर कट और बड़े मैंडेट वाली सरकार और एक थोड़ी सी गठबंधन वाली सरकार जो पहली बार एनडीए की बनेगी, क्या एज अ फंड मैनेजर, एज अ मार्केट एक्सपर्ट, क्या आपके प्रेफरेंसेस जो स्टॉक्स के हैं, सेक्टर्स के हैं, वो बदलेंगे कि ये नहीं अब ये लेना है? मुझे लगता है इट इज़ बहुत जल्दी है अभी मतलब जो है, जिस ढंग से सरकार बनेगी और जो बजट के लिए जो माहौल बनेगा और जो थोड़ी बातचीत होगी, मोदी जी खुद कैसे समझ रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंस है, कितना जो कोalition में एक घनिष्ठता है, वो चीज़ से मालूम पड़ेगा आगे कि पॉलिसी और अग्रेसिव हो जाएगा, डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो जाएगा। और मेरे को लगता है कि जो थोड़ा रूरल स्ट्रेस है, कंजम्पशन साइड में जो इन्होंने एकदम इग्नोर कर दिया, सप्लाई साइड में ज़्यादा ध्यान दिया, डिमांड साइड में ध्यान नहीं दिया, चाहे कंज्यूमर का हालत कैसे भी हो, रूरल कंज्यूमर्स वगैरह हैं, तो शायद वहाँ पर थोड़ा रिलीफ हो सकता है बजट में। बट बजट से ही मालूम पड़ेगा कि इनकी विचार कैसे हैं, क्या बदलाव आया है। बिल्कुल ठीक बात। इट इज़ टू अर्ली टू मेक एनी जजमेंट। सुनील जी, एज ए फंड मैनेजर, क्या आप अपने पोर्टफोलियो में कोई बदलाव करेंगे कि मैं लार्ज कैप ज़्यादा रखूँ मिड कैप स्मॉल कैप के बजाय, या फिर मैं कोई पुराने पसंदीदा सेक्टर्स अगर जो बाजार में आमतौर पर कि पीएसयूज, चाहे वो पावर हो, डिफेंस हो, रेलवे हो, बैंक हो, हर पीएसयू पसंद आता था, उसके बजाय कुछ और खरीदूंगा? तो हम लोग तो ऐसे भी अनिल जी थोड़े वैल्यू कॉन्शियस और फंडामेंटल फोकस्ड हैं। तो आपने जो नाम लिए वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास थे ही नहीं। तो बढ़ते हुए भी दुख हो रहा था, तो अभी गिरते हुए दुख नहीं हो रहा है, एक बात है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक जैसे मैंने कहा, ये इकोनॉमी का जो ट्रेंड है
वो चेंज नहीं हुआ है। ये 3.5 से 7 ट्रिलियन पहले हो सकता है 7 साल में जाती है, अब 8 साल में चली जाएगी इकोनॉमी, बट डायरेक्शन तो बहुत क्लियर है और ये सब सेक्टर पार्टिसिपेट करेंगे। और ऐसा भी नहीं है अनिल जी कि सरकार चेंज हो गई है, सरकार तो वही है, अभी भी 300 सीट हैं। तो आई थिंक स्टैंड अलोन वर्डिक्ट इज नॉट बैड, एक्सपेक्टेशन से वर्डिक्ट थोड़ा कम है, बट उनका जो बेसिक जो ट्रेंड चालू किया हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा। हाँ, हो सकता है कि एक आध दो सोशल जो थोड़े इनिशिएटिव ज्यादा ले लें और उसके हिसाब से थोड़ा हमें 4 आना 8 आना फिस्कल डेफिसिट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, बट बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा अनिल जी एक है ना, हरदम है ना, मैं करेंसी और अपने 10 ईयर जीसेक यील्ड को बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ। आज दोनों में थोड़ा थोड़ा गिरावट आई, बट ऐसा कोई पैनिक वाली गिरावट नहीं आई। रुपी 10-15 बेसिस पॉइंट 10-15 पैसे से डिप्रिशिएट हुआ और यील्ड अपनी 5-7 बेसिस पॉइंट से बढ़ गई। तो ऐसा कोई इकोनॉमी रिलेटेड एक्सटर्नल फैक्टर से भी ऐसा कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। तो आई थिंक सेक्टर्स वुड रिमेन द सेम, बट हाँ, जो हम नहीं ले पाए थे, हो सकता है कि अब ये जो अनिश्चितता में कुछ मौके मिल जाए जो हम वो शेयर ले पाए। बिल्कुल ठीक बात है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा बदलाव करने की भी अपने पोर्टफोलियो में ज़रूरत नहीं। जो चीज़ आपको समझ में आए वो खरीदें और लॉन्ग टर्म के लिहाज से बैठे रहें। और ये मौका है आपके लिए इस कमज़ोर बाज़ार में फिर से पैसा लगाने का, ये ज़रूर ध्यान में रखें। रामदेव सर, सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमें आज समय देने के लिए और इलेक्शन के बाद बाज़ार के डायरेक्शन पर अपना व्यू हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।